Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में CSET मैथमेटिक्स UPSC CSC IAS के डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व एंड एक्सप्लेन किया जाएगा। डेटा हैंडलिंग का एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, सो उसे आप देख सकते हैं, जो कि NCERT की बुक पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं, बर्थ रेट दी गई है, डेथ रेट। फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। तो यहाँ पीरियड दिए गए हैं क्योंकि ये 10 ईयर्स का इंटरवल दिया गया है। यहाँ पर ग्रोथ रेट कैसे है, नेचुरली जो है डेथ कम हो रही है और बर्थ ज्यादा हो रही है, सो ये हमें देखना है। यहाँ 4 दिए हैं तो हम इन 4 को ही चेक करेंगे। दिस 11 एंड 21, 19, 41 एंड 51, 61 एंड 71 एंड 71 एंड 81। रेस्ट ऑफ दिस चेक करने की नहीं कोई ज़रूरत है। सो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड बिटवीन दीज टू एंड दीज टू, द टॉप वन। तो हमने फर्स्ट स्टेप में डेटा को रिड्यूस कर दिया, 4 ही पार्ट ABCD रहने दी। अब हम ब्रॉडली देखें तो 35 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 45 आ जाता है, एंड 45 प्लस समथिंग मीन्स रफली 3 ये है। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो 37 प्लस 10 37, 27 प्लस 10 37 प्लस समथिंग। लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंस ज़्यादा है, 18 एंड 18 प्लस 10 इज 28 प्लस समथिंग। सो दिस इज क्वाइट वीक, सो ये भी हम 2 डिलीट कर देंगे बाय ऑब्जर्वेशन, नीड नॉट टू कैलकुलेट। एंड देन वी हैव दिस वन 37.14.8। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड व्हेन वी डू इट कम 22.2 and it comes 22.3. So 1971 to 1981, D is the answer. So to do it fast, first we have to reduce the number of data, which is equal to 4, and then 2 automatically gone by seeing the difference, broad difference. Here it is more than near to 20 in this, and in this also near to 20, so obviously we will do this and that saves time. Consider the following graph. इस ग्राफ में हमें इधर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और इस तरफ परसेंटेज ऑफ वर्क दिया है। और वर्क जो है ये 100% तक दिया है। इसमें एक्चुअल प्रोग्रेस ये जो कंटिन्यूस है एंड एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस ये डैश्ड ग्राफ दिखा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, नॉट इस तरह की जल्दबाजी में गलती नहीं करनी चाहिए कि हम यहाँ पर जब यहाँ पर आए तो ये एक्सपेक्टेड ज़्यादा ही होगा या कम ही होगा या डैश। तो ये फिगर को ध्यान से देखना है, और नॉट है कि नहीं, हमें क्या आंसर चाहिए, दिस वी हैव टू सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सो बाकी के करेक्ट हैं, एक करेक्ट नहीं है। विद रेफर टू द ग्राफ गिवन अबव, on June 1st the actual progress of work was less than expected one. So on June 1, June is coming here, and it says that actual, so here we have actual progress, this is expected, so this is less, actual progress is less than the expected, so this is correct. The actual rate of progress of work was the greatest during the month of August. So अगर हम यहाँ देखें ये अगस्त शुरू हो गया, and this whole period is up to here month of August because September. So here we see the slope is very steep. इसका मतलब ये true है. The work was actually completed before the expected time. So यहाँ भी देखिए expected यहाँ पर आ रहा है 1 सितंबर तक, but it is completed before the expected time. Correct है, it is completed before the expected time. During the period from April 1st to September 1st at no time was the actual progress more than the expected progress. ये गलत है because यहाँ पर आप देखिए this period 1 सितंबर तक की बात कर रहे हैं, here it is more, so this is D is wrong. Question 3rd and 4th के लिए directions हैं ये. This is 3rd question.
Consider the following graph in which the birth rate and death rate of a country are given and answer the two questions that follow. So here is here 1972, 2000, and this will be 2010. If we see marks, so it will be, and here birth and death rates per thousand, and this is death rate and this is birth rate. So looking at the graph, it can be inferred that from 1990 to 2010 the population growth has increased. So if we see, next is population growth rate has decreased, growth rate of population has remained stable, population growth rate shows no trend. So here we see this is the difference between birth and death rate, and this difference is increasing continuously, it is increasing. So population growth rate has increased because growth rate is what? Birth rate minus death rate, and difference is maximum here, so it has increased. In this question, fourth question, consider the following graph in which the birth rate and death rate of a country are given. Same question. Here question is, consider the following statements considering 1970 as base year, and that is the base year, this is 10. Population has stabilized after 35 years. 35 means 10, 20, 35 is here, 35. And population growth rate has stabilized after 35 years. Death rate has fallen by 10% in the first 10 years. Birth rate has stabilized after 35 years. So we have to see which one are correct, which one of the above are the most logical and rational statements that can be made from the above graph. So death rate has fallen by 10% in the first 10 years. So ये वाले जो हैं यहाँ से first 10 years यहाँ तक आएगा. So only death rate we have to check. So here it is 25 and this is 21. तो अगर 25 में 4 डिक्रीज हुआ है तो 100 में 4 times 16%. So this is wrong. Third statement is wrong. It is 16%. 4 times. And the first one population has, इसमें हम रेट की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है. सो दिस इज रॉन्ग. ग्रोथ रेट या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो नॉट पॉपुलेशन. नाउ population growth rate has stabilized after 35 years. So 35 years 10 20 यहाँ पर आता है, which is this and this. So इसके बाद देखिए आप, ये लगभग सेम ही कर्व जा रहा है. So ये stabilize हो गई है. So this is the correct answer, right? Then we have last one, birth rate has stabilized after 35 years. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज हुई है तो बर्थ रेट भी स्टेबलाइज हुई है. सो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर. डी इज द आंसर. डी इज द आंसर. एवरेज आवरली अर्निंग्स पर ईयर ई ऑफ वर्कर्स इन ए फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर्स ए एंड बी. सो ये ए फिगर है, इसमें ईयर है, दिस इज अर्निंग्स, ई आवरली अर्निंग्स आर देयर, एंड दिस इज बी फिगर. यहाँ ईयर है, सेम ईयर्स हैं, 13 to 17. आवरली अर्निंग्स 10-20. सो आवरली अर्निंग्स ऑल्सो 20 से ही स्टार्ट हो रही है, यहाँ 40 तक जा रही है, एंड सेम हियर. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर्स इट इज ऑब्जर्व दैट द values of E are different. No, they are same because we see 20, 25 is here, then 30, 30 up to 40, and same is here. Only the starting point is different, but values of E are same. Ranges, that is the difference between the maximum and the minimum of E are different. No, that is also same, 40 and 20, so same. So this is also not different. Slopes of the graphs are same. Slope अगर हम देखें तो ये हो गया 40 minus 20, that is we take 17 minus 13 upon 20. So this becomes 4 upon 20, means 1 upon 5
और ये ही यहाँ पर भी सेम ही है, बिकॉज 40 माइनस 20 is 20 and here also 17 minus 30, so ये सेम है, so ये करेक्ट है. रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट. अगर स्लोप सेम है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ई तो सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं है, सो सी इज द आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी. फिगर ए ये है, फिगर बी इसमें हमें नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पीसेस दिए गए 1000, 2000, 3000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लैक्स दी गई है, और बी में नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड और सेलिंग प्राइस पर पीस दी गई है. सो हम यहाँ पर देखें 1000 बनाने में उसको लगे 6 लाख, 2000 को बनाने में लगे 7 लाख एंड 3000 को बनाने में लगे 8 लाख. अब यहाँ पर इन्हीं में से हमें कोई आंसर निकालना है. सो अगर 1000 को बेचते हैं तो 4 लाख का सोल्ड हुआ, 2000 पीसेस बनाते हैं तो 350 पर पीस मीन्स 7 लाख का सोल्ड हुआ, और 3000 है तो 9 लाख का सेलिंग हुई. तो अगर हमें लॉस बचाना है तो ये 7 वाला इक्वल है. यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है 8 और 9 में, लेकिन हमें लॉस को बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस जो है 2000 होंगे, जबकि 7 लाख आ रहा है दोनों में. सो इक्वल है, सो नो लॉस नो प्रॉफिट. आंसर इज ए. Consider the following graphs. The curves in the graphs indicate different age groups in the populations of two countries A and B over a period of few decades. So यहाँ years हैं, यहाँ भी years हैं, 1950 से 2050 तक, और इसमें age groups less than 15 और 15 से 64 एंड 64 प्लस को 3 ग्राफ से दिखाया गया, 3 कर्व से. कंटिन्यूस वाला लेस देन 15 है, एंड डैश वाला जो है स्मॉल डैश वाला ये 15 to 64 वाला है, एंड बिग डैश वाला ग्रेटर देन 64 है, 64 प्लस. सो दिस इज 64 प्लस. अब हमें देखना है विद द रेफरेंस ऑफ द अबव ग्राफ्स which of the following are the most logical and rational inferences that can be made over the last 2.5 decades. लास्ट 2.5 यहाँ पर आएगा, इसमें भी यहाँ पर आएगा. दिस विल बी द कर्व हेयर एंड दिस विल बी द कर्व हेयर. वैल्यूज वी हैव टू फाइंड. द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर द कंट्री बी हैज डिक्रीज्ड. सो डिपेंडेंट कौन होंगे, जो कि 15 से कम है या 64 से अधिक है. सो इनका डिपेंडेंसी रेशियो कम हुआ है. सो अगर हम यहाँ देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, दिस इज कमिंग हेयर ए से, मीन्स जो इंडिपेंडेंट है वो डिक्रीज हुए हैं, और ये जो डिपेंडेंट है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0.2 से अबव जा रहा है वैल्यू, और यहाँ पर 0.2 से घट गया है थोड़ा. सो दिस इज करेक्ट. By the end of next 2.5 decades, next means will come here, the dependency ratio of country A will be much less than that of country B. तो अगर देखिए कि ये कह रहे हैं डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा A का, लेकिन यहाँ पर ये घटता जा रहा है. अगर यही ट्रेंड रहा और ये इंक्रीज हो रहा है, दिस इज दिस, यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा स्ट्रेट, ये स्टेबलाइज हो गया. दिस इज ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ इन दिस मैनर. सो व्हाट विल हैपन, सो यहाँ ये दिख रहा है कि ये इंक्रीज होगा, तो ये गलत दिखता है. तो हम इन द नेक्स्ट 2 decades द वर्क फोर्स रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी कंपेयर टू कंट्री ए. हाँ ये देखिए स्टेबलाइज और यहाँ डिक्रीजिंग है, तो ये सही दिखता है. ये तो ऑब्जर्वेशन से आपने कहा, जबकि सेकंड में थोड़ा डिफिकल्ट है हाउ टू सी दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन दैट ऑफ बी. बिकॉज यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये तो डिपेंडेंट हो रहे हैं. इस अगर ये घट रहा है तो समवेयर ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत है, बिकॉज ओवरऑल द टोटल पॉपुलेशन विल बी सेम. बट अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखना चाहें तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि 15 ईयर से कम है
प्लस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि 64 ईयर से ज़्यादा है अपॉन परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर हम ए के केस में देखें 2050 में, ए के केस में ये 0.2, दिस इज 0.2 एंड ये लगभग 0.4 के 0.3 के इक्वल है। सो दिस इज 0.2 प्लस 0.3 इज 0.5 अपॉन जो वर्किंग है ये आ रहा है 8, यहाँ पर दिस इज 0.8 समवेयर। सो ये लगभग 0.8 के लगभग कुछ आएगा। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें इंटू 100 करें तो ये 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 62 पॉइंट समथिंग 0.5%। और अगर इस केस में देखें 2050 में तो यह यहाँ पर 0.9 के लगभग है और ये 0.2 एंड रफली 0.2 के आसपास ही कहीं है। सो 0.2 एंड 0.2 पॉइंट समथिंग होगा। सो 0.2 अपॉन ये 1 के लगभग है, रफली अराउंड 1। सो दिस इज 1। सो ये 40% के लगभग आएगा अपॉन 1 इंटू 100। एग्जैक्ट वैल्यू डेटा की हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट नहीं किया है, वो स्ट्रेट लाइन पेन से ड्रॉ करके हम ये वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। ये लगभग 40% आ रहा है, 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 1 इंटू 100। सो दिस इज 40%। सो ये जो बी का आंसर है दैट इज रॉन्ग। सो आंसर 13 is correct. The graph given below indicates the changes in key policy rates made by central bank several times in a year. Which one of the following can be most likely reason for the central bank for such an action? So यहाँ पर की पॉलिसी परसेंटेज है रेपो रेट, CCR, रिवर्स रेपो रेट, and we have to see the time period. This is July to June 16, 1 year, rough 1 year period is given here, and this is the key policy rates in percentage. Now we should know the meaning of all these repo rate, CCR and reverse repo rate. Repo rate जो है रेट है at which the Reserve Bank of India RBI जो है lend करती है money to commercial banks और financial institutions in India against government securities. और अभी करंट रेपो रेट जो है 6.50% है। अगर RBI जो है रेपो रेट को लोअर कर देती है, डिक्रीज कर देती है, तो it increases the money supply in the market which can help the economy grow. रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो बैंक जो हैं बोरो करते हैं मनी RBI से रेपो रेट पर और उसको मनी देते हैं RBI को एट रिवर्स रेपो रेट। तो अगर कोई बैंक जो है RBI को पैसा दे रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट पर दे रहा है, और RBI अगर बैंक को दे रहा है तो वो रेपो रेट पर। RBI ये रेपो रेट को एक मैकेनिज्म की तरह यूज करती टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिवर्स रेपो रेट टू मैनेज मनी फ्लो। रेपो रेट जो है इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी इन द मार्केट, जबकि रिवर्स रेपो रेट एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। नाउ CCR कैश सर्टिफिकेट स्कीम होती है, और एक CRR के फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेंस। कैश सर्टिफिकेट का तो जनरली कोई यूज नहीं होगा। सो दिस इज एंटी इन्फ्लेशनरी स्टेंस। डायरेक्शंस। The following table gives the GDP growth rate and tally density data of different states of a country in a particular year. Study the table and answer the two questions that follow. With reference to the above table, which of the following are the most logical and rational inferences that can be made? Higher per capita income is generally associated with higher tally density. So here we have state per capita income, GDP growth rate in percentage, income is in dollar, and tally density. So first is higher per capita income is generally associated with, so if we see higher per capita income is this
but if we see here tally density, this 104 is more than this, so it is not associated. This is wrong, and we have to find out the correct one. Higher GDP growth rate always ensures higher per capita income. Higher GDPs, this is higher, and this ensures higher per capita income, so इसके respect में this is less. Let's see this one, 9 point, and when we see for this is this and 893, and here we see 7.85, then it is 966, so this is also not correct. We see another one, higher GDP growth, let's say 9.37, for this is it is less, तो ये भी श्योर नहीं है. 9.78 के लिए 545 है, so this is also not correct. Higher GDP growth rate does not necessarily ensure higher tally density, ये सही है. Higher GDP growth अगर हम यहाँ देखें, this is 10.8 and 11.69, so here it is 76.12, और यहाँ अगर हम देखें 7.76, इसके लिए 82.25, so only 3 is correct, so D is the answer. सेम डेटा टेबल है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है with reference to the above table. The following assumptions have been made. First, nowadays prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investments in its telecom infrastructure. So ये हम क्योंकि स्टेट की प्रॉस्पेरिटी अगर हम पर कैपिटा इनकम से रिलेट भी करें तो भी जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है ये कम है टेली डेंसिटी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, या जैसे कि हम देखें दिस इज़ 900 और यहाँ पर टेली डेंसिटी ज़्यादा है बट इट इज़ लेस. लेट्स सी सम मोर. 966 काफ़ी हाई है कंपैरेटिवली विद दिस एंड दिस, बट इसकी टेली डेंसिटी तो ये करेक्ट नहीं है. Nowadays a very high tele density is the most essential condition for promoting the business and economic growth in a state. तो ये रिवर्स भी सही नहीं है क्योंकि अगर हम हाई टेली डेंसिटी देखते हैं यहाँ पर तो इसका कम है इन कंपैरेटिव टू 1077, या अगर हम देखते हैं 82.25 है 720 है, जबकि इससे ज़्यादा ये इससे ज़्यादा है दिस इज़ 3.8, तो इसकी 777 ही है. एंड वी सी वन मोर वेयर वी हैव more for less, so we see for 76 it is 891, or we see for 77.5, for 77.5 it is 1077, so not correct, so neither 1 nor 2. D is the answer. The following graph indicates the composition of gross tax not out revenue for a पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स. तो एक्स एक्सिस पे ईयर दिए गए हैं और यहाँ पर 1990 एंड 91 से लेके 2010 एंड 11 तक के ईयर दिए गए. ये अनइवन है, यहाँ 95 है, 3, 4, 5, सो ईयर में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं. इधर जो है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दिया गया इस डायरेक्शन में. एक्साइज के लिए ये सिंबल यूज किया गया, सो दिस इज एक्साइज. कस्टम्स का डैश विद 1 डॉट, सो ये कस्टम्स है. कॉर्पोरेट डॉट डॉट, ये कॉर्पोरेट है. पर्सनल इज डैश, दिस इज पर्सनल. एंड देन सर्विस टैक्स डैश विद 2 डॉट्स, दिस इज सर्विस टैक्स. अब यहाँ पर हमें इन्फ्रेंस निकालना है, रैशनल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस ग्राफ. तो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू has increased while that of indirect taxes decreased. तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से डायरेक्ट हैं इसमें से और कौन कौन से इनडायरेक्ट हैं. तो जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं एक्साइज टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सो सब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं.
और डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल खुद देता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, प्री रिक्विजिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेस ऑन एसेट्स। सो ये सब पर्सनल टैक्स कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स ये जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस हैं, बाकी के ये तीन जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम कॉर्पोरेट को देखें तो कॉर्पोरेट यहाँ से शुरू हुआ जो कि डॉट डॉट है और यहाँ तक गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर हम पर्सनल टैक्स देखें तो ये डैश वाला ये भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, बेसिकली ट्रेंड जो है इंक्रीज हो रहा है। सो दोनों को मिला के वी विल हैव इंक्रीज्ड वैल्यू। और अगर हम कस्टम्स देखें तो कस्टम्स ये देखिए यहाँ से आकर के यहाँ पर आ गया विच इज डिक्रीजिंग। सो इसका ये ग्राफ काफी डिक्रीजिंग है। देन वी सी द एक्साइज, एक्साइज भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ गया, ये भी डिक्रीजिंग है। देन सर्विस टैक्स ये इंक्रीज हुआ है। सो इन ओवर इफ वी इनको जोड़ेंगे इन ओवरऑल वी विल हैव रिड्यूस्ड वैल्यू। तो पहला ये जो है सही स्टेटमेंट है। हम इसे न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं कि पहला जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो है 10 to 40 गया है, मतलब 30 का डिफरेंस हुआ है। और जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 10 to 15 रफली गया है। तो जो 20 थी मीन्स 10 मिला के 20 था, वो अब 40 एंड 15 मिला के 55 हो गया। तो इंक्रीज परसेंटेज में ही है, तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं इनको, नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन। वैसे तो ग्राफ से ही ऑब्जर्व हो रहा है। और फिर हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी वो डिक्रीज हो गया 42 से 15, और उसके बाद कस्टम्स वाला 35 to 15 एंड सर्विस टैक्स इंक्रीज हुआ है 0 to 10। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें जोड़ें 42, 35 ये भी कम हो जाता है, ये 77 आ जाता है। और अगर हम 15 जो अब हो गया 15 और 10 को ऐड करें तो 40, तो 77 से 40 आ गया, तो डिक्रीज हो गया। So without doing numerical also we can see the graph and can decide. Now second is the trend in the revenue from excise duty demonstrates that the growth of manufacturing sector has been negative during the given period. यहाँ पर कोई डेटा ऐसे ग्रोथ के बाद ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो दिया गया नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी डिमॉन्स्ट्रेट्स। तो हम कोई नई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते फ्रॉम दिस ग्राफ, क्योंकि ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कुछ नहीं कहा गया है। सो ओनली वन, ए इज द आंसर। डायरेक्शंस 12 से 14 तक के क्वेश्चन के लिए हैं ये डायरेक्शंस। द फॉलोइंग 3 questions are based on the graph given below, which shows imports of 3 different types of steel over a period of 6 months of a year. Study the graph and answer the 3 questions that follow. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉयल है, इनके रेट्स भी दिए गए हैं, शीट है, जो ये फिगर है वो शीट की है, और ये स्क्रैप है, रेट्स दिए गए हैं साथ में डॉलर में 320, 256, 175। इस तरफ 1000 ऑफ टन्स इंपोर्टेड है। यहाँ पर जो मंथ दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ जो है टन्स का 20 से लेके 44 तक का वैल्यू दिया गया है। द फिगर इन द ब्रैकेट्स इंडिकेट द एवरेज कॉस्ट टन ओवर 6 months पीरियड दिया गया है ये। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस इसी डायरेक्शन पर है। बाई हाउ मच मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स डिड द इम्पोर्ट ऑफ steel sheet exceed the import of coil sheet in the first 3 months of the year. So 3 months ही हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, और हमें निकालना है शीट स्टील एंड कॉयल स्टील। सो शीट वाली जो है ये 1 लाइन की है, ये शीट है, इसको हम ऐड करेंगे, और ये कॉयल है जो ब्लैंक बार्स हैं, इनको करेंगे। तो यहाँ से हम ये देखें 30, देन यहाँ पर ये कुछ रफली 31 आएगा, एंड देन दिस इज 33, और यहाँ देखें ये 40, एंड देन वी कैन, ये स्केल से हम ड्रॉ कर सकते हैं
और वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ पेपर जो दिया गया है उसके ऊपर। तो जनवरी में 40 था, अगर हम ये देखें दिस इज 40, देन वी हैव 37, ये 37 आएगा, एंड देन वी हैव थर्ड वन यहाँ से दिस इज 35, दिस में कम 36, वी हैव टू सी दिस में कम्स 36 रफली। सो इन्हें अगर हम ऐड करें 40, 37 एंड 36, सो एडिशन ऑफ 36, 40, 37 इज 113 वैल्यू आ गई। और अगर हम दूसरे देखें जो कि कॉयल है, उसके आ रहे हैं 30 प्लस 33 एंड प्लस 31, तो ये मिला के हो जा रहे हैं 30 प्लस 31 प्लस 33 94। 113 में से 94 घटाते हैं तो 19 इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन है, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम फिगर है। यहाँ पर व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर्स ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ्स पीरियड। तो यहाँ पर हमें पहले 6 मंथ्स तो ये सब को कैलकुलेट करना है, बिकॉज जनवरी टू जून है, मीन 6 मंथ्स हैव बीन गिवन। और शीट स्टील का करना है, तो आधा तो हम ऐड कर चुके हैं शीट स्टील जो कि 113 आ गया, बाकी के इन तीन का भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक तो 113 आ गया। दिस वन एंड दिस वन, इन्हें हम एक्सटेंड करके यहाँ ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केल से करेंगे आप स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये नहीं ड्रॉ हो रही है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ देखेंगे ये वैल्यू आ जाती है 36, 34 एंड 34, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल ही हैं और ये दोनों 34 के इक्वल आ रहे हैं, ये 36 आ रही है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर। सो इट विल ज्वाइन हियर, सो दिस विल बी 113 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 34, और उसे हम 256 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट कम्स 55550। तो ये आप कर लेंगे 113 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 34 मल्टीप्लाइड बाई 256 इज दिस वैल्यू, सी आंसर है। ये भी सेम ही फिगर है एंड सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। तो पहले 3 मंथ जनवरी टू मार्च, और शीट स्टील हम देख चुके हैं वो 113 आती है। बाकी बचा हमें देखना है स्क्रैप स्टील। स्क्रैप स्टील हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वैल्यूज को लेंगे, और वैल्यूज आती हैं, दिस विल ऑल्सो बी स्ट्रेट लाइन हेयर, वैल्यूज आती हैं 32 प्लस 34 प्लस 32, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं, ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, तो ये 32 एंड दिस इज 34। सो इन्हें अगर हम ऐड करते हैं दिस कम्स 98, सो 113 अपॉन 98 इज रफली 1.15:1 आता है, तो 1.2:1 ये हमारा आंसर होगा बी। द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी ओवर द पीरियड 2000 एंड 2010। सो यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ए है, और यहाँ तक इसकी इंक्रीज हुई 7 तक और फिर डिक्रीज हो गई। बी की ए से कम थी और फिर इंक्रीज हो गई, ये अर्निंग्स हैं दी गई। फ्रॉम द ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, ऑन द एवरेज ए अर्नड मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो एरिया अंडर द कर्व हमें देगा कि कितनी वैल्यू हुई ए के लिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वैल्यू, और बी के लिए जो है दिस विल बी बाय ग्रीन कलर, इस कर्व के नीचे का एरिया और यहाँ पर इस कर्व के नीचे का एरिया। सो अगर हम कंपेयर करें, दिस एरिया इज लेसर देन दिस एरिया, दिस एरिया इज लेसर देन दिस एरिया। सो हम कह सकते हैं कि ए ने जो है बी से ज्यादा किया है, बिकॉज ए का एरिया ज्यादा आ रहा है। अगर हम ये एरिया तो दोनों में कॉमन है, ये एरिया दोनों में कॉमन है। अगर हम बी का देखें ये, और बी का ऊपर है यहाँ ए का, सो बट ए हैज मोर एरिया अंडर दिस पोर्शन
between 2000 to 2007. So A has earned more. So A is the answer. On the average, B earned more than A during no. The earnings of A and B are equal. No. The earnings of A were less as compared to B during this period. No. So A is the answer. Year-wise variation of the price of a certain commodity is shown in the following graph. तो यहाँ आप देख रहे हैं इधर ईयर दिया गया है, इस तरफ प्राइस इन रुपीस है, ईयर 1980 टू 2010 तक है और ये 10-10 के इंटरवल्स पर है. यहाँ भी 10 के इंटरवल पर ही रुपीस दिए गए हैं. द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द ईयर 1990 must have been rupees 10, must have been rupees 12 in 1990. So ये 10 से तो अबव है, यहाँ पर आ रहा है must have been anywhere between 10 and 20 is higher than that in the year 1991. तो ये तो गलत है, 1991 में तो ज़्यादा है, इधर आएगा 91 somewhere है, and 10 and 20 के बीच है, ये ठीक है. and 12 अगर हम यहाँ पर लें तो it is, we have to draw a straight line and see whether it is coming two parts or not. So we are not sure, but C is correct. It is between 10 and 20. It is very much sure. So we can mark C. C is the answer. The proportion of expenditure on various items by two families A and B are represented in the following bar charts. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैमिली ए दी गई है एंड फैमिली बी. इसका टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है और यहाँ पर ये 1 लाख पर मंथ है. पर मंथ दिया गया है. फूड, अदर आइटम्स, एजुकेशन, यहाँ भी फूड, अदर आइटम्स एंड एजुकेशन. फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी. फैमिली बी स्पेंट मोर मनी. सो हमें फूड का निकालना है. तो यहाँ देखें 50% ऑफ 20,000 मीन्स 10,000 और यहाँ 1 लाख है. 1 लाख का 10% भी 10,000 होगा, तो दोनों का इक्वल हुआ. सो फैमिली बी स्पेंट मोर. नो, फैमिली ए एंड बी स्पेंट द सेम अमाउंट. सो सी इज द आंसर. द एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली ए कैन नॉट बी. सो सी इज द आंसर. डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 18 to 21, मतलब 4 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस हैं यहाँ. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फ्रूट सेलर्स A and B in 1,000 rupees per year from the year 1995 to 2000. Consider the graph and answer the 4 questions that follow. So यहाँ ईयर देखिए 1995 to 2000. X एक्सेस पे Y पर जो है एवरेज प्रॉफिट दिया गया 1,000 रुपीज में. तो यहाँ पर 2 फिगर हैं. ये एक तो डिपिक्ट कर रहा है. This is showing A, this is going like this and then this, and this is showing B. This is B and up to here they are, it is coming like this and then going in this direction, coming up to here. In which year the average profit of A and B same. तो जहाँ मैच कर रहे हो तो प्रॉफिट डॉट से वैल्यूज दी गई हैं पर्टिकुलर ईयर की, तो 1996 पर मैच कर रहा है. So this is same, otherwise और कहीं मैच नहीं कर रहा है. So the answer is B. Same figure है and same instruction है. Question है what is the difference between the average profit of B and A in the year 1998. 1998 यहाँ पर आ गया. So 1998 में B का तो 4,000 है और A का इस पॉइंट से देखें तो ये लगभग यहाँ ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो 3.4 वैल्यू आती है. आप हमेशा स्केल पेंसिल रखें, ज्वाइन करिए और वैल्यू निकाल लीजिए. तो 3.4 इंटू प्रॉफिट जो है थाउजेंड्स में, तो 4,000 माइनस 3400, तो ये आ गया 600. अब हमें डिफरेंस इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑफ बी एंड ए, तो बी का ज़्यादा ही है, 4,000 में से 3400 गया, सो प्लस 600. अगर यही A to B होता तो माइनस में हो जाता. Now how much more average profit did A make in the year 2000 than the year 1999? सिर्फ A का देखना है. A का 2000 में यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन और यहाँ जहाँ तक जाएगी we will take that point. इस पॉइंट को लेंगे एंड 99 ये यहाँ आ गया, तो 4,000 तो यहाँ पर हो गया 1999 में
और यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, देन वी विल चेक द वैल्यू एंड दिस वैल्यू कम्स 6000. So 6000 minus 4000 will be the value, that is 2000. D is the answer. Last on the same figure, what is the trend of the average profit of B from the year 1997 to the year 2000? So 1997 यहाँ पर हो गया and then 2000 यहाँ पर हो गया. So trend is नॉन इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है. बी का देखना है हमें सिर्फ. एंड स्टडी तो नहीं है, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं है, तो नॉन डिक्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर. द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत एंड स्टूडेंट ए एंड बी. मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन 100, 100, 150 एंड द marks obtained by the students have been given. तो यहाँ पर हमें निकालना है the difference in the mean aggregate percentage marks of the students is this. So इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ हम ऐड करेंगे मार्क्स 60 plus 70 plus 50 plus 30 and this is coming 350 और यहाँ पर ये 2 300 375 total marks. यहाँ total marks is 350. When we add 60 plus 70 plus 50 plus 30 we get 210. 210 upon 350 into 100. और दूसरी हम वैल्यू निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे 80 plus 70 plus 60 plus 15 and this comes 225. So 225 upon total marks is 375 into 100. और दोनों की वैल्यू देखते हैं तो पहले की वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू 60% और ये भी 60% ही आ जाता है, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं. सो आंसर इज डी. द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ ए सिटी फॉर 4 years. ईयर्स दिए गए हैं 1992 to 95. पॉपुलेशन लैक्स में है, 20, 21, 22, 23. इनकम करोड़ में है. Which one of the following statements is correct in respect of the above data? तो इन चार में से कौन सा करेक्ट है? Population increased by 5% or more every year. Income increased by 10% or more every year. Per capita income was always above rupees 5,000. Per capita income was highest in 1994. तो जितने भी क्वेश्चंस कैलकुलेशन के हैं, मेंटल एबिलिटी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है तो फास्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए टेबल्स जरूर याद कर लें. 25 तक पहाड़े जिन्हें कहते हैं जरूर याद कर लें और ऐसे कि बिल्कुल उनको कर सकें, इन बिटवीन कहीं से भी पूछा जाए. और कुछ कैलकुलेशन का जो अंदाजा लगाना है, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन टू हैव ए करेक्ट आंसर इन मिनिमम टाइम आप एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप कर लेते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 5% और मोर एवरी ईयर. तो जो पॉपुलेशन है उसे हमें देखना है. तो इंक्रीज हम कैसे देखेंगे? नेक्स्ट ईयर में से प्रीवियस ईयर के घटाएंगे और प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे एंड इनटू 100 मींस 21 माइनस 20 अपॉन 20 इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है. यहाँ जो कैलकुलेशन आ रही है 1/20 इंटू 100, इसका मतलब है कि 100 को हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 वैल्यू आ रही है, मीन्स 5% करेक्ट आ रही है. तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है? मान लो यहाँ 4 हैं, चारों में चेक करना है, तो उसकी बजाय हम ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का 5 टाइम्स है कि नहीं. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 1/21 हो जाएगा और ऊपर 100 ही रहेगा. तो 121 का 5 टाइम्स नहीं है. ऐसे ही हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/22 हो जाएगा. देन 122 का 5 टाइम्स नहीं है. तो सारी कैलकुलेशन ही जस्ट 1 में फर्स्ट केस में था, तो आप अंडरस्टैंड कर लिए कि जो न्यूमरेटर है वो 100 हो गया, 1 इंटू 100 अपॉन 20. उस केस में तो ये 5% आ रहा है, लेकिन जैसे ये 21 हुआ, 22 हुआ तो ये फेल हो गया, तो ये क्रॉस हो गया, गलत है ये. Then income increased by 10% or more every year.
सेम चीज अब हम ये इनकम में देखेंगे। इस केस में जैसे ही हमने 5 टाइम्स देखा था कि न्यूमरेटर 5 टाइम्स है, यहाँ हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है 10 टाइम्स है कि नहीं डिनोमिनेटर का। तो पहले केस में तो आ रहा है कि यहाँ पर 1 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 1 माइनस 1010। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपॉन है 1010, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 101 आ गया, और 101 अपॉन 1010 तो 1/10 आ गया, इंटू 100 होगा तो ये 10% हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा जो है डिनोमिनेटर लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा। तो अगर 10 टाइम्स नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर लार्ज होने से वो 10% से कम हो जाएगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में 1225 में से 4 टाइम्स 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 114 अपॉन, और डिवाइड किससे करेंगे 4 टाइम्स 1 से। तो अगर हम 4 टाइम्स 1 का 10 टाइम्स करें, और जबकि न्यूमरेटर उससे छोटा है, तो अगर हम लास्ट वाली वैल्यू देखें, सेकंड भी हम चेक कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड, बट हम लास्ट देख लेते हैं। सो इट विल बी 1345 माइनस 1225 एंड डिवाइड करेंगे 1225 से, इंटू 100 होगा। सो 1345 माइनस 1225 हो जाएगा 120 हो गया, 120 बटे 1225 इंटू 100। अब 1225 120 से अगर हम 1200 करें मीन्स 10 टाइम्स कर दें तो ये बड़ा है। 1200 अपॉन 1225 मीन्स 1225 लार्ज है, तो न्यूमरेटर जो है 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ये सेकंड भी गलत हो जाता है। लास्ट को हम देखते हैं, रेंडमली आप चेक कर सकते हैं। हर एक वैल्यू को चेक करने की जरूरत तब है जब दोनों इसे फुलफिल कर रहे हैं, देन यू हैव टू चेक नेक्स्ट वन भी। पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव ₹5000। सो इसमें हमें देखना है, तो पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इनकम को पॉपुलेशन से, जो कि लैक्स में और ये करोड़ में। तो यूनिट आपको पॉपुलेशन है मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड इनकम है 1010 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये हम करेंगे 1010 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इससे निकालेंगे। तो यहाँ भी हमें ये देखने की जरूरत है, जैसे इन दो केस में किया, कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, मतलब 5000 से वो ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। सो जब हम ये वाला देखते हैं नेक्स्ट वाला पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ हमें ये देखना है कि इसको हमें डिवाइड करना है पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। यहाँ भी हमें देखना है 5 टाइम्स से ज्यादा है कि नहीं, ये लैक्स में है और ये करोड़ में है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उसे हम, ऊपर आ रहा है 10 टू द पावर 7, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं करोड़ को लैक्स से, तो ये 5। तो यहाँ ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ये बची वैल्यू, एंड बाकी यहाँ पर है 1010 पहले केस में अपॉन 20। सो 00 कैंसिल हो गया। अब हम ये देखते हैं 50 से ज्यादा आ रहा है, 50.5 आ गया। तो इसे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 5050 आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के 5 गुना से बड़ा है कि नहीं। तो मोटा मोटी अगर हम ये देखें तो ये सभी बड़े आ रहे हैं। 21 का 5 गुना अगर हम करें 5 एंड 10 तो 105 से बड़ा है। तो डिवाइड करने की बजाय हम देखें क्या ये इसके 5 गुने से बड़ा है, बड़ा है तो 5000 से बड़ी है। तो ये सही हो गया आपका सी। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994। सो यहाँ पर देखेंगे तो ये डी में सबसे अधिक आएगी, जो कि अगर डिवाइड करते हैं या 5 टाइम्स देखते हैं कितना आ रहा है, तो डिवाइड करने पर ये आता है 58.47 और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5847 आएगा। तो डी में जो कि लास्ट ईयर है 1995 उसमें मैक्सिमम है, तो ये डी पार्ट भी गलत। 4 cars are hired at the rate of ₹6 per kilometer plus the cost of diesel at ₹40 a liter. In this context, consider the details given in the following table. कार दी गई है, 4 कार हैं A B C D,
देन वी हैव माइलेज किलोमीटर पर लीटर, एंड आवर्स हैं एंड पेमेंट है, मीन्स इतने आवर उसने ड्राइव किया। सो डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल हुई, जबकि हमें ये पूछ रहे हैं विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस हमें पता नहीं है लेकिन टाइम हमें पता है, ये आवर्स दिए गए हैं, एंड वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टू गेट इट। यहाँ हमें पेमेंट दी गई है, यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी, तो डी निकालने के लिए हमें फाइंड आउट हेल्प लेनी पड़ेगी कि पी की, ये जो प्राइस है, कॉस्ट है, हम सी कह देते हैं इसे। सी इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट होगी, मान लीजिए हम ए के केस में देखते हैं तो ये होगी 6 इंटू डी, मतलब 6 लीटर पर किलोमीटर। तो कुल किलोमीटर मान लीजिए वो डी किलोमीटर चला है, ये डिस्टेंस है। सो 6 इंटू डी प्लस आगे हमें चाहिए लीटर्स, कितने लीटर लगे, तो 40 उसकी कॉस्ट होगी। 40 इंटू लीटर कितने होंगे, डी अपॉन एम। माई डी क्या है, किलोमीटर्स, एंड लीटर निकल आएगा। अगर हम इसे किलोमीटर पर लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये विल बी इक्वल टू लीटर। सो डी अपॉन एम, माइल्स को हम एम कह देते हैं। सो यहाँ से अगर हम डी कॉमन ले लें, सो डी 6 प्लस 40 अपॉन एम, ये जो है कॉस्ट है, और कॉस्ट हमें हर केस में पता है। पहले केस में जैसे कि 2120 है, सो 2120 इज इक्वल टू दिस मच। अब हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं, तो हर केस में हम निकाल लेंगे। पहले केस में डी आएगा, डी इज इक्वल टू एम की जगह हमने 8 रखा अगर, तो ये हो जाएगा 5। सो 6 प्लस 5 11, 11 डी इज इक्वल टू 2120। सो 2120 अपॉन 11 इज इक्वल टू डी, ये डिस्टेंस आ गया। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम है 20। सो डी अपॉन 20, सो इंटू 20 और कर देंगे हम, तो ये जो है v हो जाएगा अब 20 से डिवाइड करने के बाद। तो हम यहाँ पर अगर ये 0 गया एंड 2 से डिवाइड किया तो 106, 106 अपॉन 11, ये वैल्यू आ गई पहले की, जो कि 9 से बड़ा होगा। दूसरे में अगर हम करें तो यहाँ होगा 1950 अपॉन, हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी यहाँ पर होगा 1950 अपॉन 6 प्लस 40 अपॉन 10 प्लस 4 हो जाएगा। 40 अपॉन 10 इज 4 इंटू 25। सो ये हो गया 10, यहाँ खत्म हो जाएगा। 195 अपॉन 25, 5 टाइम्स 5 से डिवाइड हो गया, 5 दिया 15 एंड 5 यहाँ 4 बचा। सो 39 अपॉन 5, एंड 39 अपॉन 5 क्या होगा, ये लेस देन 8 होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में होगा 2064, डी निकालना है पहले। 2064 अपॉन 6 प्लस 40 अपॉन 9 होगा, 40 अपॉन 9। ये 40 अपॉन 10 था और ये 40 अपॉन 9 है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है। सो हमने इसे क्या करा, 24 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज टाइम आवर्स इज दिस। देन वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज 9 इंटू 6 54 प्लस 40 दैट इज 94 अपॉन 9, 9 यहाँ आ गया न्यूमरेटर में, एंड 2064 इंटू 9 अपॉन 94 इंटू 24। तो हमने यहाँ डिवाइड किया, 2 से किया डिवाइड तो 12 आ गया, और यहाँ आ गया 1032, 2064 जो है 1032। फिर हमने 9 को 3 से किया तो 3 और 12 हो गया 4। इस 4 से अब हम डिवाइड कर दिए 1032, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 2 मीन्स 23, 4 पंजे 20 और 8 8 टाइम्स 258 इंटू 3 अपॉन 94। सो ये 94 को भी हम कर सकते हैं 2 से डिवाइड 4 टाइम्स एंड 7 टाइम 47, एंड ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 एंड 2 एंड 9। सो बेसिकली ये बराबर हो गया 129 इंटू 3 अपॉन 47, 129 इंटू 3 अपॉन 47।
सो इसकी वैल्यू जो है तो ये लेस देन 9 आएगा। और इसी तरह हम लास्ट वाले को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें डी में, तो अभी तक एक ही है, अब डी के लिए अगर हम करना चाहें तो डी के लिए होगा 1812 एंड अपॉन 6 प्लस 40 अपॉन 11 इंटू 22। सो ये 22 को यहाँ हम एलसीएम ने तो 66 प्लस 40 मीन्स 106 अपॉन 11, और 11 से ये डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 2 एंड यहाँ होगा 1812 न्यूमरेटर में 1812। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 906 अपॉन 106। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या, ये 9 से लेस ही होगा, तो ए की स्पीड जो है सबसे ज्यादा है, कार ए। डायरेक्शंस क्वेश्चन 25 to 29, स्टडी द 2 फिगर्स गिवन बिलो एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर 2 फिगर दी गई हैं और 5 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। फिगर 1 में नंबर ऑफ प्रोफेसर सेलेक्टेड इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स इन यूनिवर्सिटी बाय सेक्स। सो मेल और फीमेल दिए, बार चार्ट दिया गया। सो डार्क कलर में ये मेल्स को रिप्रेजेंट किया गया, लाइट कलर में फीमेल। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स हैं, और इधर नंबर ऑफ प्रोफेसर्स दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर है क्वेश्चन, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 to 44। सो इस फिगर में एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर्स दिया गया है 35 to 44, ये 40% है, डार्केस्ट है इसमें। 25 to 35 ये है जो कि 30%। देन 60 to 65 ये वाला कलर है। देन 45 ये लाइट कलर है, मोस्ट लाइट। सो 45 to 59 10%। सो हमें 35 to 44 देखना है जो कि ये 40% आ रहा है, और 40% इन 100। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर्स हैं वो ये 32 तो मेल हैं और 8 फीमेल मीन्स 40। सो 100 में 40% मीन्स इन 100 40 एंड इन 40 तो ये 16 आ जाएगा इंटू 40। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 इंटू 4 इज 16। सो 16 प्रोफेसर्स बी आंसर होगा। यहाँ 25 to 29 सेम फिगर है दोनों, एंड क्वेश्चन इज डिफरेंट। 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। तो जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा उसी में रेशियो अलग होगा। तो हम यहाँ देखें ये मैक्सिमम डिफरेंस है, इसमें फीमेल सेम है लेकिन मेल घट गए, तो यहाँ तो काफ़ी कम डिफरेंस है, यहाँ भी कम है। हेयर ऑल्सो, सो मैक्सिमम इस फिजिक्स, तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर करनी पड़े तो 32/8 4 होगा। नेक्स्ट विल बी 28/8 विच इज़ लेस देन 4। इसी तरह इनमें तो तीनों में काफ़ी कम है, तो नीड नॉट टू डू। यहाँ देखना हो तो ये होगा 24/8। तो ये तो ऑब्वियसली वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे तीनों। सो ये होगा 24/8 विच इज़ 3। तो ये आंसर आ जाता है इसका फिजिक्स ए। सेम फिगर्स हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। तो यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजी में देखें ये फीमेल का है, साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। तो ये लगभग 6 के लगभग है, बिकॉज 4 + 2 हाफ में आ रहा है, और टोटल जो है 6 + 4 10 है। तो 6/10 इंटू 100 तो 60% है। मीन्स साइकोलॉजी प्रोफेसर्स का नंबर जो है डिनोमिनेटर में, एंड नंबर ऑफ फीमेल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स का नंबर न्यूमरेटर में है। तो 6/6 + 4 दैट इज 10 इंटू 100 इज 60%। इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स जो कि 8 हैं इन द एज ग्रुप 25 to 34, 25 to 34 ये 30% है, equals 25% of all the physics professors in that age group। तो पहले तो हमें इस एज ग्रुप में सारे फिजिक्स प्रोफेसर्स निकालने हैं, और उसका 25% जो है फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द
एज ग्रुप ऑफ दिस, तो फिर हमें मेल का निकालना है, 25 तो फीमेल है। सो यहाँ पर पहले 30% कितना आएगा, फिजिक्स प्रोफेसर्स 40 हैं इन टोटल, तो 100 में 30 एंड 40 में इस एज ग्रुप के कितने होंगे, अपॉन 100 इंटू 40 हैं फिजिक्स प्रोफेसर्स। सो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 12 आ गए। 12 प्रोफेसर्स इस एज ग्रुप के जो कि 25 टू 34 है, इसमें लाई करते हैं 12। अब 12 का 25% जो फीमेल है, सो ये हो गया 100 में 25 एंड 12 में, तो 12 में होगा 25 अपॉन 100 इंटू 12, तो 25 से 4 बार गया। 3 जो है फीमेल प्रोफेसर्स हैं, तो 3 इसमें से घटा दिए, तो 12 में से 3 गए 9 जो है मेल प्रोफेसर्स हैं, तो 12 में 9, तो 100 में कितना, 9 अपॉन 12 इंटू 100। परसेंटेज निकालनी होगी, वैसे तो 75% हो जाता है डायरेक्टली हम कहें, नो आंसर भी हो गया, लेकिन अगर परसेंटेज निकालनी, वैसे तो 25 है तो 100 में से 25 गए, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 3 और ये 4 एंड 25 हो गया। If the psychology professors in the university constitute 2% of all the professors in the university, so psychology के ये हैं जो कि less number, this one which is ये 4 plus 6 means 10 है, और ये 2% है, then what is the number of professors in the university? So this is 2% is 10, 2% is equal to 10 professors, then 100% is how much, 10 upon 2 into 100, so ये हो गया 500। in total 500 professors हैं। B is the answer। Consider the following information regarding the performance of a class of 1000 students in 4 different tests। so average marks हैं जो कि ये हैं, एंड रेंज ऑफ मार्क्स ये दिए गए हैं, टेस्ट 1 2 3 4 हैं। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 74 इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिवली, उसके चारों में 74 मार्क्स आए हैं, तो किस में उसके बेस्ट हैं, तो यहाँ 90 मैक्सिमम में, यहाँ 75, तो यहाँ बेस्ट है क्योंकि यहाँ 100 एंड 100 दिख रहा है, रेंज ये है, सो मैक्सिमम के नियर है, तो बी इज द आंसर। एंड ये एवरेज मार्क्स हैं, सो एवरेज मार्क्स से हमें नहीं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, उसके तो 74 सब में, यहाँ मैक्सिमम के पास हैं। 31 to 33 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो, स्टडी द ग्राफ दैट फॉलोज एंड आंसर द 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो द फिगर। ड्यूरिंग ए पार्टी ए पर्सन exposed to contaminated water. A few days later he developed fever and loose motions. He suffered for some days before going to a doctor for treatment. On starting the treatment, he soon became better and recovered completely a few days later. The following graph shows different phases of the person's disease condition as the regions A, B, C, D and E of the curve. Which region? तो यहाँ टाइम दिया गया जो कि डेज में होगा, और यहाँ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये जो बढ़ता हुआ कर्व है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होंगे बैक्टीरिया, फिर कम हो गए। विच रीजन्स ऑफ द कर्व correspond to incubation phase of the infection। incubation तो ओनली ए होगा, बिकॉज उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ गया। नो पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट्स द incubation, so only A is the answer। और यहाँ पर हमें बताना है which region of the curve indicates that the person began showing the symptoms of the infection, तो ये B region होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ गए। देन यहाँ पर हमें दिखाना है ट्रीटमेंट यील्डेड इफेक्टिव रिलीफ, तो ट्रीटमेंट जो है ई पार्ट में जो है यहाँ घट गए बैक्टीरिया, यहाँ तो मैक्सिमम है लगभग, और इफेक्टिव रिलीफ यहाँ पर आया ई पार्ट में। कंसीडर द 4 एज पिरामिड्स गिवन बिलो, नेमली ए बी सी डी, रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ परसेंटेज इन एज क्लास और इधर एज दी गई है ए बी सी डी। विच वन ऑफ देम इंडिकेट्स द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो अगर एज इधर है तो इधर कम एज के हैं, इसका मतलब यहाँ बॉर्न हो रहे हैं और यहाँ डेथ दिखाई दे रही है। तो लोअर बेस जो है बर्थ रेट को शो कर रहा है, अपर जो है डेथ रेट को, तो यहाँ काफ़ी बॉर्न हुए
इसमें इससे कम बॉर्न हुए, यहाँ सबसे कम बॉर्न हुए चारों में, और डेथ यहाँ पर काफी ये रहा, एंड देन तो जो हायर एज है वो कम हो गई, बट दिस इज मोर। यहाँ तो यहाँ डिक्लाइन उतनी फास्ट नहीं है, इसमें ग्रेजुअली हो रही है। इन दोनों में लगभग यहाँ सेम एज के लोग जो हैं सेम नंबर में हैं। इसमें अगर हम ये वाली फिगर की विड्थ देखें, यहाँ मोर है, एंड दिस इज क्वाइट वाइडर देन दिस। लेकिन यहाँ पर बर्थ इज वेरी लेस इन कंपैरेटिवली। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा डेथ और बर्थ रेट में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट में, वो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो यही डिक्लाइन हो रही। यहाँ बर्थ सी से भी ज्यादा है, लेकिन एंड बी से भी इट सीम्स लार्जर है, ए से तो ऑफ कोर्स कम है, लेकिन यहाँ जो है जो एजेड लोग हैं वो ज्यादा है नंबर में, जबकि यहाँ पर कम हो गए। सो यहाँ पर एजेड लोग भी कम हैं, बट इट मे बी मोर देन बी, लिटिल लेस देन डी। ए और बी से तो मोर है, बट डी से कम है, but difference is here more, so answer is C. The following figure has four curves, namely A, B, C and D. Study the figure and answer the questions that follows. तो यहाँ ईयर्स दिए गए हैं और इस तरफ पॉपुलेशंस बिलियंस में दी गई है, विच कर्व इंडिकेट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल कर्व तो ये होता है, सो दिस इज द सी कर्व, सो आंसर इज सी। एक्सपोनेंशियल कर्व की फिगर जो होती है ये फिगर होती है which is very less in initial stage and then increases quite fast. So ये straight line है, और ये तो curve है which is first fluctuating type, exponential always increasing। यहाँ ये इसमें constant हो गई, जो कि correct नहीं है, so C is the answer. Question 36 और 37 के लिए directions हैं, एंड इसमें पाई चार्ट दिए गए हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट्स शो द ब्रेकअप ऑफ डिसीज कैटेगरीज रिकॉर्डेड इन द पेशेंट्स फ्रॉम टू टाउन्स, तो टाउन ए एंड टाउन बी, टाउन ए एंड टाउन बी। और इसमें डिसीज दी गई हैं, हार्ट डिसीज, हाई बीपी, डायबिटीज, अदर्स, ओबेसिटी, इनकी परसेंटेज दी गई इसमें टाउन बी में भी। पाई चार्ट्स प्लॉट द डिसीज कैटेगरीज एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। बेस्ड ऑफ दीज answer the two questions that follow the charts. So what is that? Which of the two towns has a higher number of persons with diabetes? So यहाँ 34% है एंड यहाँ 28% है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि परसेंटेज एंड पीपल में डिफरेंट है। मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोग में 10% अगर हम कहते हैं तो 10 लोग हो गए, और 200 में अगर हम 10% कहते हैं तो दैट इज 20 पीपल। तो परसेंटेज के बेस्ड पर हम नंबर नहीं निकाल सकते until unless हमें some other information is given, so no inference can be drawn. यहाँ पे क्वेश्चन है, what can we say about persons with more than one disease from these graphs? more than one disease मतलब दो हैं या दो से ज्यादा डिसीज हैं। There are likely to be persons with more than one disease in town A. तो अब अगर यह 100% से ज्यादा है टोटल परसेंटेज का, तो मतलब कि दो सेक्टर्स में लाई कर रहे हैं पीपल, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा डिसीज हैं। तो 22 एंड 13 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 34, इन्हें सबको हमें ऐड करना है। तो 4 3 7 7 और 8 15 15 and 3 18 and 20, so 0 2 then 2 to 4 5 6 7 and 10, तो ये तो 100 ही आ गया। एंड सेकंड में 30 and 19 49 49 and 24 73 73 and 20 93 93 प्लस 28, so ये मोर देन 100 है। तो इसमें दो या दो से ज्यादा है, तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें 100 है। There are likely to be persons with more than one disease, yes B में। There are likely to be persons with more than one disease in both towns A and B, no inference can be drawn, so इसका आंसर B है।
बिकॉज यहाँ पर टोटल 100% से अधिक आ रहा है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर 3 क्वेश्चंस that follow. In a survey regarding a proposed measure to be introduced, 2878 persons took part, of which this much were males. तो अगर हम इसमें से 2878 में से 1652 घटा देंगे तो रिमेनिंग फीमेल्स बचेंगी. 1226 persons voted against the proposals, of which 796 were males. So 1226 में से 796 घटा देंगे तो फीमेल आ जाएंगी. 2425 persons voted for the proposal. Okay. Then 196 females were undecided. How many females voted for the proposal? तो यहाँ से अगर हम फीमेल निकालें 2878 में से हमने 1652 घटाया तो 2878 माइनस 1652 इज 6221. 1226 फीमेल आ गई जिन्होंने की वोट किया, पार्ट लिया. अब 1226 पर्सन्स ने अगेंस्ट किया जिसमें से कि 796 जो है मेल थे. तो 1226 माइनस 796 इज 0, 3 एंड 4 मीन्स 430. तो 430 फीमेल्स ने अगेंस्ट में वोट किया और 196 जो है अनडिसाइडेड थी. तो हम इसमें 196 ऐड कर देते हैं. सो ये ऐड करके आएगा 626. 626 जो है जिन्होंने की अगेंस्ट किया या अनडिसाइडेड थी. टोटल फीमेल है 1226. 1226 में से 626 घटा देंगे तो 600 फीमेल ने प्रपोजल के फेवर में किया. सो बी इज द आंसर. सेम है डेटा. हाउ मैनी मेल्स वर अनडिसाइडेड. तो हमें पता है यहाँ 1652 मेल थे टोटल और इन्होंने अगेंस्ट में किया 796 में. सो 1652 में से हम 796 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1652 माइनस 796. तो ये क्या आएगा, ये तो पार्टिसिपेटेड थे और इन्होंने अगेंस्ट में वोट किया और फेवर में हम इन्होंने प्रपोजल के फेवर में किया और 600 अभी हमने कैलकुलेट किया वीमेन ने फेवर में किया. तो अगर हम ये 1425 में से 600 घटा देंगे 600 तो क्या आएगा कि जिन्होंने प्रपोजल के फेवर में किया वोटिंग. सो दिस कम्स 5, 2 एंड 8. 825 ने फेवर में वोट किया. टोटल मैन इतने थे मेल और इतने ने अगेंस्ट किया. हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को जोड़ दें 825 एंड 796. सो ये आ जाएगा 1, 2 एंड 16. 1621 ने फेवर और अगेंस्ट में किया. तो 1621 में से अगर हम 1621 को अगर हम 1652 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो अनडिसाइडेड आ जाएगा. सो 1 एंड 3, 31 पीपल हैं, मेल हैं जो कि अनडिसाइडेड. तो आंसर ए. हाउ मेनी फीमेल्स वर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल. तो ये हम ऑलरेडी निकाल लिया हमने 430. सो आंसर इज ए. 430 ने फेवर में नहीं किया था. कंसीडर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द ग्राफ शोज 3 एथलीट्स A, B and C running side by side for 30 kilometers. This is race, 30 kilometer race. So here distance in kilometer on x-axis, y time in minutes. A, B, C, these 3 graphs are given and the race was won by A. तो 30 किलोमीटर यहाँ है तो ये यहाँ पहुँच गया एंड टाइम इसमें लगभग 25 और 30 के बीच में कहीं है और ये सबसे पहले बी से पहले एंड सी तो पहुंचा ही नहीं. सो ये तो ठीक है. द रेस वाज वन बाय ए. बी वाज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर्स. सो 25 किलोमीटर्स यहाँ पर कहीं आएगा. रफली ड्रॉ करें लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो बी जो है दिस वन एंड दिस इज ए. सो अगर देख 20 किलोमीटर इसने 15 मिनट में
पूरे कर लिए, जबकि ए ने वो 25 मिनट में किए. सो इट इज क्लियर दैट बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर्स. कोई भी वैल्यू देखें तो बी जो है पहले पहुंच चुका है उस डिस्टेंस पे. ऑन दिस कर्व वी कैन सी ये पहले पहुंच गया, टाइम कम है ए से, ए का टाइम ज्यादा है यहाँ पर, तो ये पहले पहुंच गया है. सो दिस इज करेक्ट. सी रैन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगनिंग, जबकि ऐसा नहीं, सी बी से भी तेज दौड़ा शुरू में यहाँ तक, और उसके बाद सी स्लो हो गया. सी ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड सी हो गई, एंड इट इज हेयर ओनली, लगभग वहीं खड़ा हो गया आफ्टर 25 मिनट्स, 35 मिनट्स तक. उसके बाद डेटा अवेलेबल नहीं है. सो ये गलत है. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है. बी इज द आंसर. द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज change in the consumption of electricity by 5 towns PQRST from 1986 to 1988. PQRS 2 years हैं, तो ये फर्स्ट ईयर है एंड ये सेकेंड ईयर है. 87 तक, ये 87 से 88. और ये परसेंटेज है कंजम्पशन का, मीन्स यहाँ मोर कंज्यूम हुई, यहाँ कम कंज्यूम हुई. जो प्लस साइन के साथ है वहाँ ज़्यादा कंज्यूम हुई, और जहाँ माइनस साइन है वहाँ कम कंज्यूम हुई परसेंटेज में. इफ टाउन टी कंज्यूम्ड 5 lakhs units in 1986, टी इज दिस, 86 में 5 lakh units. हाउ मच डिड इट कंज्यूम इन 1988? तो 13% और बढ़ गई 86 से 87 में, और 7 और 6% कम हो गई बाद में. तो 5 लाख का 13%. सो 13 पंजे 65, 13 इंटू 5 मीन्स इस तरह कहेंगे 100 में 13% एंड 5 लाख में 13 अपॉन 100 इंटू 5 लैक्स. सो 65,000 हो गया इंटू 5, दिस इज 100 अपॉन 100 इंटू 5 लैक्स. सो 65,000 हो गया यहाँ पर 87 में, और 5,65,000 का 6% कम हो गया. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5,65,000 इंटू 6 अपॉन 100, इतनी वैल्यू होगी, दैट इज 33,900. ये डिडक्ट कर देंगे हम फ्रॉम द वैल्यू 5,65,000. तो जब हम 5,65,000 से 33,900 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 531100, मीन्स 5,31,000. सो आंसर हुआ बी. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 lakh टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर is shown in the given charts. Based on this, the number of Japanese tourists below the age of 39 who visited India in the year concerned as, तो यहाँ USA, Japan and others, UK age. So we have to below 39. So these are below 39 and this is, so ये भी हमें ऐड करना होगा 29 years and 30 to 39 years. टोटल का जैपनीज 20% है, सो इसका 20% करना होगा हमें. 100 में 20, तो 1 लाख में कितना होगा, बटे 100 इंटू 1 लाख. 5 zeros हैं तो 3 जीरो बचेंगी, 2 ये कैंसिल हो गए इससे. सो 20,000 जैपनीज आए. अब उसमें से बिलो एज, सो ये 10% और ये 10%, 20% आए. सो 20,000 का 20% हमें निकालना, तो 100 में 20, सो 20 अपॉन 100 इंटू 20,000, 100 इंटू 20,000. सो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए. सो 200 इंटू 20, सो 4,000. 4,000 इज द आंसर. डी इज द आंसर. In an office, the distribution of work hours is as shown in the following table. Members यहाँ ये work hours हैं. Consider the following inferences drawn from the table. The average number of hours worked by a staff member is about 30.
तो यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ दोज हु वर्क 35 और मोर आवर्स इज लेस देन 25. At least 5 staff members worked more than 44 hours. So which of these inferences are valid? One. Okay. Then we have to find out average number of hours is about 30 degrees. तो इसे चेक करते हैं पहले. तो इसे हम बाय ऑब्जर्वेशन तो कर नहीं सकते. वी हैव टू डू द कैलकुलेशन. तो यहाँ मार्क पॉइंट निकालेंगे, इनके मिड पॉइंट लेंगे. सो इसका हो जाएगा 19/2 दैट इज 9.5. देन 20 से 24 का हो जाएगा 22 और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9.5 इंटू 5, 22 इंटू 1, 25 टू 9, 29 का हो जाएगा 27. मिड पॉइंट हम ले रहे हैं 27. देन 30 टू 34 का होगा 32. 32 के बाद 35 टू 39 का 37. एंड देन 40 टू 45 का होगा 42.5 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 9.5 इंटू 5 प्लस 22 इंटू 1, 27 इंटू 25, 32 इंटू 40, 37 इंटू 15, 42.5 इंटू 8. इन्हें सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे एडिशन ऑफ मेंबर्स से. तो दैट कम्स 2919.5. इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी. और अगर दिस कम्स 31 पॉइंट समथिंग 31.05. सो वी कैन से ये जो है अबाउट लिखा है तो हम इसे ठीक मान सकते हैं. Then the percentage of those who work 35 or more hours is less than 25. तो more hours जो हैं यहाँ से हुए 35 and more, ये दो हैं. So ये हो गई वैल्यू 15 + 8. इतने लोगों ने 35 या more hours काम किया. ये जो लास्ट के दो हैं which is 23. एंड इनका परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो ये जो टोटल ऑफ मेंबर्स है 94 आ रहा है. So that will be 23/94 into 100. 23/94 into 100 is the percentage of people those who worked 35 or more hours. So इसे कैलकुलेट करें. This comes 24.5. So less than, तो ये भी ठीक है 25 से लेस देन है 24.5. Now at least 5 staff members worked more than 44 hours. So ये तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि only 5, ये 8 लिखा है and that to 42.5 इसके आगे नहीं है तो ये नहीं ठीक है. So 1 and 2, these two are correct. So C is the answer. The yield versus fertilizer input is shown in the graph. यहाँ फर्टिलाइजर इनपुट के फॉर्म में दिया गया है एंड यील्ड दी गई है इन दिस डायरेक्शन. बी पर मैक्सिमम है और सी सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट मीन्स मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन दिस ग्राफ. यील्ड रेट इज 0 एट बी एंड सी. अगर एग्जैक्टली बी पर लें तो इनडिटर्मिनेंट होगी क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ है दैट माइनस दैट अपॉन 5 - 5. लेकिन अगर हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे देन वी कैन सी दैट इट इज डिक्रीजिंग ऑन बोथ साइड. सो रेट 0 नहीं है. सिमिलरली ऑन सी एक छोटे पोर्शन में हम यहाँ देखेंगे तो इट इज नॉट 0. हेयर वी विल बी सीइंग दैट इट इज indeterminate, but when we see this point minus this point upon 10 and we will have some value here, then it is having some rate not 0. There is no yield with no fertilizer input, तो 0 है. ये वैल्यू 8 है. So 8 वैल्यू है तो ये गलत है. So 1 and 2 both are wrong. The yield is minimum at D. D पर 8 है और ये मिनिमम वैल्यू दी गई है. बाकी ये इससे ऊपर की वैल्यूज हैं, इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो मिनिमम. देन द यील्ड इज नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट सी. सैडल पॉइंट की प्रॉपर्टी ये होगी कि मैक्सिमम नहीं है मिनिमम नहीं है
तो ये फोर्थ भी सही है. सो 3 and 4. सो बी इज द आंसर. A company manufacturing air conditioners set a monthly target. The target and realized values are shown in the bar chart. So यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं. एयर कंडीशन हो रहे हैं मैन्युफैक्चर. ये मंथली टारगेट्स हैं. सो एक्चुअल सेल जो दिखाई गई है इस कलर से है और ये टारगेट था. तो मतलब टारगेट ये था 28 लेकिन एक्चुअल सेल 29 की फर्स्ट मंथ में. मंथली सेल है. सेकंड में भी टारगेट 40 था, सेल 50 हुई. तो यहाँ पर जैसे लास्ट में 8th में टारगेट 20 था लेकिन सेल 10 की हुई. द टारगेटेड सेल्स ऑन ए मंथली बेसिस हैव बीन अचीव्ड. तो यहाँ नहीं अचीव हुई, यहाँ भी ओनली दिस इज द केस वेयर इट हैज नॉट बीन अचीव्ड. बाकी में सब में अचीव हो गई है. तो ये ट्रू तो नहीं हुआ. द ओवरऑल टारगेट वैल्यू हैज बीन एक्सीडेड बाय 7.5%. द सेल्स डिपार्टमेंट डिजर्व्स ए पैट ऑन द बैक. सो ओवरऑल टारगेट देखने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी. तो कितने यूनिट सेल हुआ है और कितने एक्सपेक्टेड थे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो जो डार्क वाले हैं वो ऐड कर लेंगे. 29 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 10 और ये वैल्यू आती है 444. एंड जो दूसरी वैल्यू है जो कि टारगेट वैल्यू थी वो है 28 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 20. अगर इसे ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 383. सो जो परसेंटेज इंक्रीज है एक्चुअल वैल्यू मोर है. तो 444 मीन्स 444 जो कि डार्क शेड है जो कि एक्चुअल सेल है माइनस 383 अपॉन 383 इंटू 100. ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी. 383 अपॉन 383 इंटू 100. तो ये परसेंटेज में आ जाएगी. इसे हम कैलकुलेट करते हैं. दिस कम्स 15.92 और ये 15.92% 7.52% से ज़्यादा है. सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट वैलिड. सो बी इज द आंसर. The misery index is the sum of a country's unemployment and inflation rate. The higher the index, the more miserable is the country to live. तो अगर आप फिगर देखें तो इसमें दो अनएम्प्लॉयमेंट को ये ब्लैंक से दिखाया गया, इन्फ्लेशन को इससे. द फिगर द हायर द इंडेक्स द मोर मिजरेबल इज द कंट्री टू लिव इन. द फिगर गिवन बिलो इज द मिजरी इंडेक्स फॉर वेरियस कंट्रीज इन यूरोप. सो ये मिजरी इंडेक्स है. Their percentage Spain, Belgium, Italy, France, Germany and Britain. Question है which of the following conclusions can be drawn from misery index given above. This is in the figure above is given. Britain is the most miserable country to live in. So Britain ये है तो इसका तो कम है तो ये तो गलत है स्टेटमेंट. ब्रिटेन से अधिक तो जर्मनी. ये all three are more and this is also more. The inflation rate in Spain. स्पेन का इन्फ्लेशन ये है दिस स्मॉल पोर्शन इज लेस देन दैट इन बेल्जियम एंड ब्रिटेन. सो बेल्जियम का दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड ब्रिटेन का भी लार्ज है विथ दीज टू आर इक्वल. स्पेन का कम है. सो दिस इज करेक्ट. एंड इटली एंड फ्रांस सीम टू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इटली एंड फ्रांस. सो इनका सेम है तो ये भी सही है स्टेटमेंट. द हायर द मिजरी इंडेक्स द हायर द इन्फ्लेशन रेट. सो मिजरी इंडेक्स इसमें हाई है लेकिन इसका इन्फ्लेशन रेट कम है. सो ये करेक्ट नहीं है. सो 2 and 3 इज द आंसर. सो आंसर इज बी. प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन मिलियन ऑफ टन्स. सो यहाँ ये ईयर दिया गया है. राइस wheat, percentage of wheat to rice. Question है the above table indicates the performance of India in rice and wheat production from 1950 to 51 to 1995 to 1996. Which of the following conclusions arrived at
from the above table would be valid. Record production of rice as well as wheat has been in 1994 and 95. So 4 and 5 here 94 5, here 81.81, here 65.77. अगर हम इसमें कंपेयर करें तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है राइस में, और वीट में अगर हम देखें तो इसमें भी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है. सो ये करेक्ट है आंसर. द रेशियो ऑफ वीट टू राइस प्रोडक्शन सीम्स टू हैव स्टेडली इंक्रीज्ड ओवर 16 ईयर्स. सो अगर यहाँ से हम देखें रेशियो को तो 31.4, देन 31.8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है अप टू हेयर. इसके बाद यहाँ ये डिक्रीज हुआ है इन द लास्ट ईयर. सो ऑलमोस्ट स्टडी है. ड्यू टू सम रीजन इट मे बी, we can say it is correct. Wheat has not been popular among the Indian population before 1980. तो अगर हम यहाँ देखें wheat को 1980 यहाँ पर है. सो पॉपुलरिटी की बात हम नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्शन की बात है यहाँ. दिस इज गिवन, इट इज नॉट गिवन that it is popular or not. India became self-sufficient in rice and wheat only after 1990. So 1990 ये है, और यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी गई है कि ये सेल्फ सफिशिएंट हुआ या नहीं. सो आंसर जो है इसका 1 and 2 A है. The number of students in two sections A and B having different heights is shown in the following table. यहाँ हाइट्स है मीटर्स में, एंड यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है. तो 3/2 तो हमें पता है 1.5 होता है, इजिली वी कैन राइट. अब दूसरी वैल्यू 7/6 है. तो हमें ये चेक करना है कि 3/2 7/6 से बड़ा है कि छोटा है. तो इसका एक तरीका ये है करने का कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 and 6 यहाँ 18, जो न्यूमरेटर है जिधर उधर हम ये वैल्यू लिखेंगे, एंड 7 and 2 ये 14 हो गया. सो ये वैल्यू लार्ज है, मीन्स 3/2 लार्जर वैल्यू है. 12/14 में भी हम चेक कर सकते हैं. 12/14 हो गया 6/7. तो ये वैसे ही डेसिमल में आएगा. अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वैल्यू डेसिमल में आएगी. सो 3/2 बड़ा हो गया ना. 15/14 ये इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगी. तो देखना है 15/14 बड़ा है 3/2 से या छोटा है, क्योंकि अभी तक 3/2 ही सबसे बड़ी वैल्यू है. सो 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30 हो गया. 15 × 2 एंड 14 × 3 42. तो 3/2 बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू है वही नंबर बड़ा है. देन 8/9, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो डेसिमल में आएगा. 6/5 6/5 1.2 होता है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इट इज स्मॉलर देन 1.5 विच इज 3/2. 3/4 फिर डेसिमल में. सो 3/2 मीन्स 1.55 हाइट जो है ये मैक्सिमम है. दिस इज the ratio of the number of students of a particular height in section A to that in section B is the maximum for the height of 1.55 A answer. The following table shows the percentage change in the amount of sales in rupees at different retail stores in a given neighborhood market in the period 1993 to 1995. So retail stores ये हैं, इनमें नाम दिया गया है पर्सन का, एंड परसेंट चेंज इज हेयर 1993 टू 1994, और यहाँ 1994 से 1995. निगेटिव वाले में मीन्स डिक्रीज हुआ है एंड पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ है. इफ द सेल्स एट अंशु स्टोर अमाउंटेड टू ₹8 लाख इन 1993, यहाँ 8 लाख है, देन द अमाउंट ऑफ सेल्स इन लाख रुपीज एट दैट स्टोर इन 1995 वाज, यहाँ पर हमें निकालनी है कि कितनी थी 1995 में, और ये 8 लाख है 1993. सो 1993 से 4 में 10% का चेंज आया. सो 100 में 10, इन 100 इट इज 10. सो 8 लाख में कितना होगा
10/100 इंटू 8 लाख, और 8 लाख में 5 जीरो होंगी तो 2 जीरो कट गई, यहाँ 3 जीरो बची, that is 8,000 into 0 10, so that is 8 and 4 zeros, that is 80,000. so यहाँ तो 80,000 का गेन हुआ था, तो 8,80,000 हो गया अमाउंट इन 1994. अब उसके बाद 1994 से 95 तक में 10% का लॉस हुआ, तो 100 में 10, इन 100 इट इज 10, एंड इन 8 लाख एंड 80,000 में कितना होगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 को 8,80,000 से, तो ये टर्म आ गया, तो क्या होगा 2 zeros ये चले गए और ये वैल्यू आ गई 88,000. नाउ दिस इज द नेगेटिव, सो यहाँ पर जो ये था वैल्यू 8,80,000 था, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8,80,000 में से 88,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो ये वैल्यू बचेगी 0 0 0 एंड 10 में से 8 2, देन 17 में से 8 9 एंड 7.92 परसेंट में हम लाख में अगर हमें लिखनी है तो 7.92 लाख हो जाएगी, ए इसका आंसर. द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1989 to 90 एंड 1994 to 95. ईयर्स हैं ये, तो ये एक ईयर हो गया और यहाँ पर भी 1 ईयर. डिफेंस में इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज में स्टेट्स यूटीज ग्रांट्स टू अदर, तो ये स्टेट्स एंड यूटीज हैं, एंड लेट्स से दिस इज ग्रांट्स टू अदर. Based on this table, it can be said that the Indian economy is in poor shape because the central government continues to be under pressure to reduce expenditure on defense, क्योंकि ये घट गया है, and spend more and more on interest payments, ये increase हो गया है. Reduce expenditure on subsidies, spend more and more as grants in aid to state government, union टेरिटरीज. सो यहाँ आंसर जो है बी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि ये पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट को. सो इस पर डेट है और डेट का पेमेंट करना पड़ रहा है, एंड देन इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है, और दैट इज वाई दिस मनी इज गोइंग देयर एंड इज नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस मनी इन द अदर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, सब्सिडीज एटसेट्रा, ग्रांट्स टू यूटीज and states. The following figure represents sales in thousands over the period of 1978 to 1983. तो यहाँ ये years हैं 78 to 83 and sales in thousands. Sales in 1981 exceeded that in 1979. So 81 की ये है और 79 की ये है. By rupees, ये 1000 में है, सो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आ रही है, और ये 40 का है तो मतलब ये 320 हो गया, 320, और यहाँ पर जो अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये 420 है, और 420 में से 320 का मीन्स 100, और ये थाउजेंड्स में है, सो 100,000 हो गया. 100,000 का मतलब 1 लाख हो गया. सो सी इज द आंसर. 100,000 means 100 with 3 digits and 5 digits means 1 lakh. So this is answer C, 1 lakh. The given pie charts show the proportion of literates and illiterates in a country in the year 1970 and 1990. So ये literates है M और ये female है, और यहाँ पर ये फीमेल एंड मेल लिटरेट्स है 1990 में, ये 70 में, और इलिटरेट ये हैं, यहाँ ये इलिटरेट है. एंड ऑल्सो द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स अमंग द लिटरेट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सेड टू बी ट्रू बियॉन्ड एनी डाउट. इन 1970 हाफ ऑफ द इलिटरेट्स वर
women, females. The proportion of literate males to the total population of males remained the same over the years. तो यहाँ ये 90 डिग्री के एंगल पे ये फिगर थोड़ी ठीक नहीं बनी. दिस इज रफली, यहाँ तक ये 90 हो गया एंड प्लस दिस एंगल, और इस केस में यहाँ पर ये 90 यहाँ कहीं होगा प्लस दिस एंगल. मेल लिटरेसी डिड नॉट इम्प्रूव ओवर दिस पीरियड. The ratio of female literates to male literates improved significantly over this period. ये बहुत क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल का पोर्शन काफ़ी कम है और यहाँ फीमेल का बहुत बढ़ गया है. So we can very clearly say this ratio has improved significantly. So answer is D. Consider the diagram given below. इसमें ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन EC, हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड, सेविंग्स एंड अदर्स को मार्क किया गया है इस चार्ट में. ये फर्स्ट लेटर लिखे गए हैं, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है. फ्रॉम द डायग्राम शोन it would be right to conclude that the family spent more than half of income on food and clothing. So food ये है and clothing. So it is not more than half. This is the full income. The amount saved by the family was too little. Savings are these. And the family had two health problems. Health is this. The family managed to meet all the essential expenses out of the income earned. क्योंकि सेविंग हो रही है और सारे सेक्टर्स जो हैं कवर हो रहे हैं. So we can say that D is the most appropriate answer. Family is managed to meet all the essential expenses out of the income earned. Consider the table given below providing details of traffic volume per hours for 4 locations. So यहाँ पर ये locations दी गई हैं and total traffic volume, percentage of heavy vehicles, average noise level and noise pollution level. When the total traffic volume is the same, so यहाँ और यहाँ हम देखते हैं same है. The factors which affects the noise pollution level is R. So ये noise pollution है, यहाँ 84 है और यहाँ 86.50 फर्क है. Now we have these two factors. तो यहाँ हम देखें ये 24.40 और यहाँ 30 और यहाँ पर ये दोनों सेम है. तो इसका मतलब यही जो है एक इफेक्ट डाल रहा है, दैट इज हेवी व्हीकल्स. सो परसेंटेज ऑफ हेवी व्हीकल्स, नॉइज पोल्यूशन लेवल एंड एवरेज नो, बिकॉज नॉइज पोल्यूशन तो हम काउंट ही कर रहे हैं. एवरेज नॉइज लेवल एंड परसेंटेज ऑफ हेवी व्हीकल, एवरेज नॉइज तो सेम है. indeterminable on the basis of details given. So A is the answer. The variations in temperatures from 0 degree to 100 degree centigrade with respect to time of two liquids P and Q are shown in the graph given below. तो यहाँ ये 0 है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इधर ये 100 डिग्री है. P and Q ये दो लिक्विड्स हैं. Which one of the following statements is correct? During heating liquid P remained hotter than liquid Q throughout. So ये P है, ये Q है. So यहाँ हम देखते हैं कि P जो है यहाँ पर कूल हो गया, Q ज़्यादा हीट हो गया, तो ये करेक्ट नहीं है. At no point of time during heating did the two liquids have the same temperature. यहाँ पर है same temperature, तो ये भी गलत हो गया. P attained the temperature of 100 degree centigrade faster than Q. तो इसमें तो ये 100 डिग्री पहुंचे ही नहीं है. तो बेसिकली फिगर में वैसे वो 100 डिग्री नहीं पहुंचे, पर मान लीजिए कि 100 डिग्री पहुंचते हैं, उस केस में भी P ने नहीं अटेंड किया, Q ने अटेंड किया. सो D में बी द आंसर. बट अगर फिगर यहाँ तक है तो 100 तो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है, सो इट शुड बी अप टू हेयर. बट अगर इसी को मान लें हम ये 100 है, तो उस केस में D जो है करेक्ट आंसर है. The price fluctuations of four scripts in a stock market in the 4 quarters of a year are shown in the table below. 4 different investors had the following portfolios of
इन्वेस्टमेंट इन द 4 कंपनीज थ्रू आउट द ईयर। तो ये पोर्टफोलियोज हैं, ये 4 इन्वेस्टर हैं, इन्होंने ए के ये पोर्शन ले रखे हैं, बी के ये ले लिए हैं, मीन्स 20 ले रखे हैं, बी के इन्वेस्टर 1 ने 10 ले रखे हैं, बी के 2 ने 40 ले रखे हैं, बी के 3 ने एंड 30 ले रखे हैं, बी के 4 ने। इसी तरह ये सी के हैं और ये डी के हैं। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस स्क्रिप पे टू बी सी डी एंड क्वार्टर्स दे दिए हैं 4 एंड अप 10%, डाउन 15, अप 10, डाउन 15, डाउन 10। तो ये वैल्यूज दिए। इन द लाइट ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इन्वेस्टर 2 हैज मेड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब हमें देखना है कि टोटल किसका अप हुआ है। तो इसका अप हुआ है, लेकिन परसेंटेज देखना पड़ेगा हाउ मच। यहाँ पर ये अप 10, डाउन 15, तो अप 20 हो गया और डाउन हो गया 25। तो बेसिकली डाउन हो गया, ये अप ही रहा। इसमें क्योंकि परसेंटेज में हम ऐड कर सकते हैं, अप 2 है एंड डाउन 6 हो गया एंड 20 एंड 30 मीन्स 50 एंड डाउन कम है। सो डी इज गेनर। तो 2 ने नहीं किया। इन्वेस्टर 1 हैज मेड बेस्ट, इन्वेस्टर 2 सफर्ड इन नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टर 3 सफर्ड इन नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने अभी जैसे कैलकुलेशन कर ली थी, दिस वाज वी शुड हैव रिटन दैट 20 एंड 25 मीन्स 5 का डाउन हो गया -5%। एंड इसका अप हुआ 2 to 4, 6 एंड 7 अप हो गया। इस केस में अप 1 मीन्स 2 एंड डाउन इज 6, सो -4 एंड 20 एंड 30 50 एंड 25, तो 25 अप हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए में माइनस हो रहा है 5 का एंड इन्वेस्टर 1 ने सबसे कम लगाए हैं इसमें, तो कम लॉस हुआ। और इसमें 2 ने कम लगाए हैं बट यहाँ बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ इसे बेनिफिट हुआ, बट लेस देन 3 एंड 4। देन निगेटिव है, तो यहाँ इसने ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन डी जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है एंड विच इज़ क्वाइट मोर देन दीज रेस्ट ऑफ दीज, और इसमें इसने मैक्सिमम लगाए हैं। सो 1 इज़ द best investment. So B is the answer. The first graph depicts a hypothetical movement of Bombay Stock Exchange BSE sensitive index, which is an indicator of the average price movement of a representative set of stocks. The second graph depicts the average price of all automobile manufacturing companies. So price दिया गया है and मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, और पहले में हमें बीएससी सेंसेक्स दिया गया है जनवरी टू अगस्त डेटा। यहाँ भी जनवरी टू अगस्त, यहाँ प्राइस है और यहाँ पर इंडेक्स है। द मार्केट इज अनस्टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड इन्फ्रेंस? द मार्केट इज अनस्टेबल बिकॉज प्राइसेज आर कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग। ऑटोमोबाइल शेयर्स आर मोर स्टेबल, तो शेयर के बारे में तो ऑटोमोबाइल के दिया ही नहीं गया, तो ये गलत हो गया। देयर वॉज ए मेजर पॉलिटिकल चेंज इन, तो पॉलिटिकल चेंज के बारे में भी नहीं दिया गया। ऑटोमोबाइल शेयर्स हैव बीन, तो फिर यहाँ शेयर आ गए, शेयर्स के बारे में नहीं, ये प्राइस के बारे में दिया गया है। तो पहला ही है कि ये अनस्टेबल है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। सो ये मार्केट को डिपिक्ट करता है बीएससी, और यहाँ भी देख रहे हैं आप तो ऑटोमोबाइल के मार्केट प्राइस जो है चेंज हो रहा है, यानी स्टेबल है, बिकॉज प्राइसेस आर कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग। तो प्राइसेस यहाँ कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हैं, बीएससी भी फ्लक्चुएट है, तो ए इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग चार्ट, इंटरेस्ट रेट्स इन परसेंटेज, और यहाँ रियल रेट दिया गया है जो कि इस बार से शो हुआ है, नॉमिनल रेट इस बार से, 2 बार हैं, बार चार्ट है, फरवरी से सितंबर, और ये 1992 1993। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेटा कुछ अनइवन सा है। फरवरी से अक्टूबर 1992 कितने मंथ्स हुए?
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मीन्स 8 मंथ्स हो गए। देन 8 के बाद तो ये 8 मंथ्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर अक्टूबर से मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स 5 मंथ्स हो गए। फिर मार्च से ले लिया अप्रैल मई जून 3 हो गया, एंड जून से सितंबर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3। तो ये इक्वल नहीं है डिफरेंस। द चार्ट above shows the movement of nominal interest rates and real interest rates। तो नॉमिनल को हम n से लिखा दें और रियल को r से, and real interest rates defined as nominal interest rates minus inflation is equal to nominal minus inflation। Which one of the following is the correct interpretation? यहाँ values दी गई हैं। Nominal interest rates decreased at a constant rate in the period Feb 1992 September 1993। तो रेट अगर हमें देखना है डिक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट की, रेट कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में तो सेम वैल्यू आ रही है -1, 18 -19 17 -18 इज -1, सो सब -1 आ रहे हैं, 15 -16, लेकिन डिनोमिनेटर फर्क है, मीन्स द पीरियड इज डिफरेंट, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। Inflation has constantly decreased from Feb 1992 to September 1993। तो यहाँ से I निकालें अगर हम, I इज इक्वल टू n माइनस r, और n की वैल्यूज दी गई हैं, r की वैल्यूज दी गई हैं। n की वैल्यूज ये हैं और r की वैल्यू 5.3 है और n 19 है, तो 19 माइनस 5.3 दिस इज 13.7। देन वी हैव 18 माइनस 5.2, ये आता है 12.8। देन 16 माइनस 7.2 is 8.8। देन 15 माइनस 8.8 is 6.2। तो ये देखा जाए तो 13.7, 12.8, 8.8, 6.2 ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। सो ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर करेक्ट है। Although the nominal rates of interest have constantly declined from Feb 1992 to September 1993, the real rates have been steadily increasing throughout the period। तो रियल को अगर हम देखें, और रियल है ये डार्क, तो यहाँ देखिए तो ये तो डिक्रीज हो गया, इस वाले से ये डिक्रीज हो गया, तो ये तो नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। Nominal rate of interest and real rate of interest are likely to become equal in 1994। so 1994 यहाँ आएगा 1994, तो ये तो अभी डिफरेंस काफ़ी है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि ये इक्वल हो जाएंगे, सो बी इज द आंसर। द टेबल बिलो कंपेयर्स अप्रैल exports of various countries between the years 1980 and 1990। अप्रैल एक्सपोर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इन बिलियंस, तो ये हैं कंट्रीज, यहाँ ईयर है 1980 1990। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? restricting consideration to countries listed in the table only। Thailand has overtaken India in April export performance between 1980 and 1990। So Thailand and India, Thailand is 0.27 and 3.33, and India is 0.59 and 2.50। Total export from the countries listed has increased in dollar terms between 1980 and 1990, but part of this is likely to be due to global inflation। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें भी इंक्रीज, वी आर सीइंग इंक्रीज एवरीवेयर, तो ये पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। पहले को अगर हम देखें तो थाईलैंड और इंडिया में कोई इस तरह से कंपैरिजन नहीं था कि दे आर कंपीटिंग ईच अदर, सो बी सीम्स मोर ओके। देन इंडिया शेयर ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट मार्केट हैज इंक्रीज्ड, लेकिन हमें पूरे डेटा को देख करके फाइंड आउट करना है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन अप्रैल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज बीन अचीव्ड बाय इंडोनेशिया। Indonesia is 0.10
1.65. No, this is not correct. इससे ज़्यादा तो कई और का है. So this is not correct. This is only about 2 countries. They are not competing directly. And India's share, it is not about share. So we can say B is the correct answer. Thank you.